गाँव रे बधाई, नन्हा घर आयो रे। गाँव रे बधाई, नन्हा घर आयो रे। रुक्मणी जी के घर से आ रही सोहर गीतों की आवाज के बीच पूरे मोहल्ले के लोगों का भोजन उनके आंगन में चल रहा था। रुक्मणी जी की छोटी बहू नंदिनी को लड़का हुआ था। उसी की बधाई का कार्यक्रम चल रहा था। रुक्मणी जी की बड़ी बहू भागकर मेहमानों का स्वागत कर को विदा करने के बाद रुक्मणी जी वैशाली के पास गई। वैशाली, सब कुछ अच्छे से हो गया? तुम भी जाकर आराम करो, पूरा दिन हो गया, थक गई होगी। रुक्मणी जी की बात सुनकर वैशाली जाने लगी तो उन्होंने तुरंत उसे रोककर पूछा, बेटा, भाभी जी आज बहुत जल्दी चली गई थी, पूरे प्रोग्राम में ही नहीं रुकी। उनकी तबीयत तो ठीक थी ना? रुक्मणी जी के सवाल का वैशाली के पास कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद वैशाली की माँ घर में आई और मिठाई के डब्बे में प्रसाद लेके आई। अरे समधन जी, आप उस दिन अचानक से चली गई थी, आज इतने दिनों बाद वापस आई हैं। सब कुछ मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल है, बस तीर्थ यात्रा पर गई थी अपने घर की कुशल मंगल की प्रार्थना करने। ये लीजिए मिठाई और ये खास प्रसाद नंदिनी और उसके बच्चे के लिए। मैंने वहाँ उन दोनों के नाम पर विशेष पूजा की थी। अरे वाह समधन जी, जैसे मैंने कभी दोनों बहू में अंतर नहीं किया, आपने भी मेरी दोनों बहुओं को अपनी बेटी की तरह माना है। वैशाली, ये प्रसाद नंदिनी को दे दो। और हाँ, आज आप बिना भोजन किए नहीं जाएंगी। मीरा जी के द्वारा दिया हुआ प्रसाद नंदिनी ने खा लिया और भभूत अपने बच्चे को लगा दी। मीरा जी ये देखकर बहुत खुश हो रही थी। रुक्मणी जी और वैशाली दोनों ने मिलकर सबके लिए खाना बनाया। जब तक मीरा पूरे समय नंदिनी के पास ही बैठी हुई थी। भोजन बनने के बाद रुक्मणी और मीरा जी खाने की थाली पर बैठे ही थे कि नंदिनी के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। दर्द एक मरोड़ की तरह हो रहा था जो रह रहकर उठ रहा था। दर्द के कारण तेज बुखार आ गया। अचानक से क्या हो गया? अभी तो ठीक थी। जाड़े में कभी कभी ऐसा हो जाता है, खाने पीने की कोई चीज नहीं पचती तो दर्द शुरू हो जाता है। अभी इसके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। कहते हुए वो वैशाली का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले गई। वहाँ पर उन्होंने तुलसी अजवाइन डालकर पानी उबालने रखा। बेटा, जरा सा काला नमक दे दे। वैशाली उनको काला नमक देने के लिए वहाँ से हटी तो उन्होंने तुरंत अपने पास में से एक पुड़िया निकाली और उसे काढ़े में मिला दिया। काढ़ा पीते ही उसकी तबीयत ठीक हो गई। समधन जी, आपकी दवाई तो बहुत शानदार है, इसे तो तुरंत आराम लग गया। बस कुछ देर में उसका काम हो जाएगा। मेरा मतलब पूरी तरह से आराम पड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कहते हुए मीरा जी वहाँ से चली गई। देर रात करीब 2 बजे नंदिनी के पेट में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दर्द के कारण तड़प रही थी।
घर के सभी लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए। तभी रुक्मणी जी की ननंद ने उसके हाथों को पकड़ा तो हाथ भट्टी की तरह गर्म थे। वो गांव में रहने वाली थी, इसलिए उसके हाव भाव देखकर समझ गई कि हो ना हो कोई ऊपरी किया कराया हुआ है। उन्होंने तुरंत गंगा जल मंगाया और नंदिनी को पिला दिया। कुछ पल के लिए तो उसे आराम मिला। रुक्मणी, कल सवेरे इसे हमारे गांव के पास जो ओझा जी रहते हैं उसके पास तुरंत लेके जाना होगा। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। बुआ जी, लगता है आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दोपहर में भी इसका पेट दुख रहा था, तब माँ ने इसे कुछ काढ़ा बना के दिया था। मैं जाके माँ से पूछ लेती हूँ और अभी बना के देती हूँ। कितनी बार कहा है तुझे, जापे में नंदिनी के आसपास भी मत जाना तू, और तू नंदिनी से दूर ही रहना, समझी? अगली बुआ सास से डांट खाकर वैशाली रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ नंदिनी की हालत और भी खराब हो रही थी। सुबह होते होते वो दर्द के कारण बेहोश हो गई थी। दूध पीता बच्चा भी भूख से बेहाल था। रुक्मणी जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर वाले सब उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने की जिद कर रहे थे। वही हुआ जो किसी भी हाल में उस गांव वाले ओझा जी के पास ले जाना चाहते थे। हार कर सभी लोग बहुत जल्दी गांव वाले ओझा जी के पास पहुंच गए। ओझा जी ने जैसे ही उसकी नब्ज चेक की तो उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या हुआ ओझा जी? अरे अरे, इसे तो किसी ने कुछ खिला दिया है, इसके कारण इसकी ऐसी हालत हुई है। खिला दिया है मतलब? के मतलब? ओझा जी, अब क्या करना पड़ेगा? ओझा जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और एक गिलास में पानी लेकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और फूंक मारकर उसे वो पानी पीने के लिए दे दिया। ये जल पियो, ये पवित्र जल है। जैसे ही नंदिनी ने उस पानी को पिया, उसे उबकाई आने लगी। तेज पेट दर्द हो रहा था। उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। जी, देखो ये क्या हो रहा है। इसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसे अस्पताल ले चलते हैं। ओझा, क्या हुआ इसे? बोल तो सही। जब मुझ पर विश्वास नहीं था तो यहाँ पर क्यों लेकर आई? ले जाती किसी डॉक्टर के पास। इस पर मारक प्रयोग हुआ है। किसी ने चिता की भस्म खिला दी है इसे, जिसके कारण इसकी हालत खराब हो गई है। वो तो समय रहते तुम यहाँ पर आ गई, वरना कुछ गलत हो जाता। ओझा जी अपनी बात बोल ही रहे थे कि तभी नंदिनी को उल्टी हो गई। उल्टी में उसके शरीर से राख निकली। वो राख जमीन पर गिरते हुए इंसानी अंग का रूप ले लेती है। इसके मुंह से हड्डियां और बालों में गुच्छे निकल रहे थे। ये देख सभी हैरान हो गए। मेरी बात का कोई और प्रमाण चाहिए या अब यकीन करती हो? कहते हुए वो गुस्से में रुक्मणी जी की ओर देखने लगे। मुझे माफ कर दीजिए, जो मैंने आप पे विश्वास नहीं किया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मगर ये सब किसने किया और उसकी नंदिनी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी क्या है वो तो हमें नहीं पता। बस इतना पता है कि जिसने भी ये बुरा काम किया है उसका किया लौट के उसके ऊपर ही जाएगा और 15 दिन के भीतर उसकी मौत तय है। कहते हुए उन्होंने कुछ मंत्र जाप किया और वहां से राख उड़ते हुए मीरा जी के ऊपर जा गिरी। मीरा जी हैरान थी कि नंदिनी कैसे बच गई, मगर उसका बुरा असर उनके ऊपर हुआ तो ये 15 दिन उनके लिए बहुत ही कष्टकर थे। उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही थी। 15वें दिन जब उनकी मौत सामने थी तो उन्होंने वैशाली को सारी सच्चाई बताकर उससे माफी मांगी। मरने के पहले मीरा का शरीर इतना विकृत हो गया कि कोई उसे छूने को भी तैयार नहीं था। उसके बुरे कर्म आज मौत के रूप में उसके सामने खड़े थे।